आज हम शुरू करेंगे टेस्ट सीरीज 9 की आंसर की जो है वो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना यानी कि चीनी का कारखाना जो है वो स्थित है, कहाँ पर है? उदयपुर में है, गंगानगर में है, भोपाल सागर में है, केशवराय पाटन में है। वैसे तो देखो, चीनी का जो है वो कारखाना जो है गंगानगर में भी है, उदयपुर में है, वो भोपाल सागर में भी है। भोपाल सागर में सबसे पहला निजी क्षेत्र खोला गया था। उदयपुर में भी है, ठीक है, और वो राजकीय है। निजी जो है वो गंगानगर के अंदर है, और जो सहकारी तंत्र है वो अपना केशवराय पाटन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है? भीलवाड़ा, भिवाड़ी, नीमराना या सीतापुर? तो देखो, पहले जैसे कहा जाता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का पढ़ते तो उसके अंदर तो भीलवाड़ा आता है। जैसे पुराना मैनचेस्टर जो था वो तो भीलवाड़ा कहलाता था, लेकिन अभी ये मैनचेस्टर चेंज कर दिया गया है। तो नवीन मैनचेस्टर कौन सा है? भिवाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित कारखाना है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, सॉल्ट वर्क्स डीडवाना, गंगानगर शुगर मिल्स श्री गंगानगर, अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड अलवर। तो इसके अंदर से हमारा जो ये राजस्थान में केंद्रीय यानी कि पूरे हिंदुस्तान का होना चाहिए, तो वो क्या है? जैसे उसका जो एक ब्रांच है वो हमारे उदयपुर के अंदर है, तो वो कौन सी है? हमारी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। ठीक है, तो राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित कारखाना कौन सा है? ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। बाकी सब हमारे राज्य के ही हैं, जैसे कि साल्ट वाटर्स है, गंगानगर शुगर मिल है और अरावली स्वचालित है। तो ये हमारे स्टेट लेवल के हैं, वो केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊन उत्पादन में देश में राज्य का कौन सा स्थान है? ऊन उत्पादन के लिए जो है वो हमारे देश का जो है राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? तो हमारा ऊन उत्पादन में हमारे देश का राजस्थान का जो है वो देश में पहला स्थान है। ठीक है, इसके अलावा ऊन मंडी वगैरह है तो बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा ऊन का उत्पादन जो है वो हमारे राजस्थान में जो है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। 5th नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित है? राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र जहां पर जैसे नाइट्रोजन संबंधित खाद वगैरह जो बनाई जाती है, तो वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा कोटा, सूरतगढ़, गड्डेपान या पोखरण। तो ये हमारा है गड्डेपान के अंदर है ये नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो होते हैं उनसे रिलेटेड लिमिटेड जो है वो कंपनी, वो कहाँ पर स्थित है? तो 6 नंबर में जैसे अपने ऑप्शंस हैं जयपुर, कोटा, अलवर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा कोटा में जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? बेकरीज, ठीक है, जहां पर बेकिंग से संबंधित चीजें बनाई जाती है, तो राजस्थान में मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? 7 नंबर क्वेश्चन है, गंगानगर, अलवर, जयपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जयपुर के अंदर जो है ये मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, जहां मतलब केमिकल से रिलेटेड जितनी भी कंपनी वगैरह है, जो फैक्ट्रीज है, वो कहाँ पर स्थित है? मकराना, पंचपदरा, सांभर या डीडवाना। तो ये हमारा डीडवाना के अंदर जो है हमारा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान स्टेट टैनरीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये है हमारा, जैसे ऑप्शन है भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़ या डूंगरपुर। तो ये हमारा टोंक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में बनाया जाता है डेजर्ट फेस्टिवल, महारो समारोह, धोरारो समारोह, राजस्थान फेस्टिवल। तो हमें सबको पता है कि जैसलमेर में क्या बनाया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल। 9th क्वेश्चन है, बीकानेर में बनाया जाता है ऊंट समारोह, मरु समारोह, पाटा समारोह या बीकानेर महोत्सव। तो बीकानेर के अंदर जो है वो ऊंट समारोह बनाया जाता है, अभी थोड़े दिन पहले ही था। ठीक है, तो ऊंट समारोह बनाया जाता है। फिर है जल महलों की नगरी, जल महलों की पूछी है। ठीक है, कई बार जल जैसे झीलों की नगरी नहीं है, झीलों की नगरी तो उदयपुर होता है। देखो, कंफ्यूज करने के लिए जो इसके अंदर ऑप्शन उदयपुर भी दिया हुआ है। ठीक है, जल महलों की नगरी यानी कि जल के अंदर जिसके अंदर सबसे ज्यादा महल हो, तो वो नगरी कौन सी होगी? उदयपुर, राजसमंद, अलवर या डीग। तो डीग नाम की जगह जो है ये कहाँ है? जल महलों की नगरी कहलाती है ये। फिर है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1980 में,
1979 में, 1977 या 1978, तो ये 1978 में की गई थी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1978 के अंदर की गई थी। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में दूसरी ट्रेन 11 जनवरी 2009 को प्रारंभ की गई थी। वह जानी जाती है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल राजपुताना ऑन व्हील्स, ग्रेट राजपुताना ऑन व्हील और प्रिंसली राजपुताना ऑन व्हील्स। ये जो रॉयल राजपुताना ऑन व्हील्स है ये पहली थी, और दूसरी जो है ये अपनी रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स है। ठीक है, ये सेकंड है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को बांटने की योजना है 10 क्षेत्रों में, 8 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में या 4 क्षेत्रों में? तो इसका आंसर है हमारा बी, 8 क्षेत्रों के अंदर जो है वो इसको बांटने की योजना है। पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को 8 क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा, जिसके अंदर क्या है कि अलग अलग क्षेत्र बना दिए जाएंगे, जिसके अंदर पर्यटन की दृष्टि से अलग अलग बनाए जाएंगे कि हाँ यहाँ पर जो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर जैसे पर्यटक ज्यादा आते हैं, जहां जहां पर्यटक ज्यादा आते हैं ना उनको अलग अलग बांट दिया जाएगा, तो उनको 8 क्षेत्रों के अंदर बांटा गया है। नेक्स्ट है, पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। यानी वो लोग अपने घर से दूर चले जाते तो उनको घर की ही अनुभूति हो, तो उस हिसाब से जो है उन्हें राजस्थान पर्यटक विभाग द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंदर देखो सबसे पहले है पर्यटक सर्किट योजना, पेइंग गेस्ट योजना, पधारो नी म्हारे देश योजना और शाही रेलगाड़ी योजना। तो देखो पर्यटक सर्किट योजना, सर्किट योजना के अंदर तो क्या होता है, जैसे कि जो जो पर्यटक क्षेत्र है ना, तो जो पास पास होते हैं तो उनको एक सर्किट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है कि अगर आप यहाँ आए तो उसके आसपास का क्षेत्र जो है हम और पर्यटक के रूप में देख सकते हैं, तो वो जो होती है सर्किट योजना होती है। पेइंग गेस्ट योजना क्या होती है, जहाँ पर हमें घर जैसा माहौल मिले, ठीक है, खाना वाना सब वहीं पर मिलता है, ठीक है, सारा कुछ वहीं पर होता है, तो वो क्या होगी, पेइंग गेस्ट योजना यही होती है जिसमें अपन को घर से दूर रहकर भी क्या हो, घर की अनुभूति हो। तो ये वाली जो है वो पेइंग गेस्ट योजना जो है वो पर्यटकों को घर से दूर रहकर भी घर की अनुभूति कराने वाली योजना बनाई गई है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन के विकास हेतु राजस्थान सरकार की डेजर्ट ट्राई एंगल योजना, डेजर्ट ट्राई एंगल योजना की 3 जिले जो है वो कौन से हैं जिसमें डेजर्ट से रिलेटेड जो है वो पर्यटकों के लिए बनाए गए हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। उदयपुर तो कहाँ आता है इसके अंदर, ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये तीनों जो है वो अपने डेजर्ट के अंदर आते हैं। धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर ये भी नहीं है, अजमेर, कोटा, बीकानेर ये भी तीनों अलग अलग रह गए। तो जो अपना बी वाला ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये तीनों के तीनों हमारे किस में आते हैं, डेजर्ट एरिया में आते हैं। तो डेजर्ट ट्राई एंगल योजना के अंदर जो है तीनों जिले आ जाएंगे, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 18, हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहाँ पर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वह पुरातात्विक स्थल जहां से खुदाई में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमें खुदाई भी मिलता है ना, तो हमें अयस्क के रूप में मिलता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिनको अलग किया जाता है, ठीक है, तो उस अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष जो हमें कहाँ पर मिले हैं, हमें बरौर में, सुनारी में, आहड़ में या गणेश्वर में। तो हमें आहड़ सभ्यता जो है वहां से हमें लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह ऐतिहासिक स्थल जहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष और शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं? नगरी, नगर, जोधपुरा या बैराट। राजस्थान का वह ऐतिहासिक स्थल जहां से गुप्तकालीन कला के, मौर्य काल, गुप्त काल, ये सब काल थे ना अलग अलग तरह के, जहां पर अलग अलग राजाओं ने राज किया था, तो उस समय के जो है गुप्त काल के अवशेष और शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। तो वो कहाँ पर है हमारा, तो 19 नंबर का है, जैसे आंसर है हमारा नगरी, नगरी नाम की जगह है जहां पर क्या है ये सब अवशेष मिले हैं। बैराठ में किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक काल, सिंधु काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल। बैराठ में किस काल के अवशेष मिले हैं? तो इसमें देखो जैसे वैदिक काल, सिंधु काल या मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल या मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध नगर है जहां से एशिया का अब तक का चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तिलवाड़ा, रेड, नगर या नगरी। तो ये हमारा रेड, देखो आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो, सबसे ज्यादा सिक्कों का भंडार मिला है, यानी कि वहां पर क्या पड़ी है, रेड पड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि रेड जो है वो कौन सी जगह है जहां पर की आहत के सिक्कों का बहुत बड़ा भंडार मिला है। जैसे किसी के यहाँ रेड पड़ती है तो बहुत सारे पैसे बहुत सारे मिलते हैं ना, वहां पर भंडार मिलता है वहां पर पैसों का, तो वही बात है जैसे आहत के सिक्कों का भंडार मिला है, तो उस जगह कौन सी है, रेड है।
बेनाड की किस पहाड़ी से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? भीम पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, मोती डूंगरी या बुद्ध डूंगरी? बेराट की किस पहाड़ी से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? भीम पहाड़ी है। भीम पहाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि वहां पर क्या है, जैसे भीम जो थे उन्होंने जो वहां पर एक झील बनी हुई है छोटी सी। बीजक पहाड़ी है, तो मैंने सबसे ज्यादा अवशेष मैंने आपको जब पढ़ाया था इसका इतिहास के बारे में तो बताया था कि बीजक पहाड़ी से अपन को सबसे ज्यादा अवशेष मिलते हैं। तो इसमें राजा अशोक, ये जो बेराट की सभ्यता है इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है अशोक के बारे में लिखा गया है वहां पर। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर यानी कि दोहरी रक्षा प्राचीर यानी कि दो तरफ से रक्षा हो, दोनों तरफ से रक्षा हो, तो ऐसे जो है वो साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो देखो बालाथल, ओजियाना, कालीबंगा या गणेश्वर। तो ये कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया भी था परकोटा बना हुआ होता है, ठीक है, बीच में नगर बसा हुआ होता है और चारों तरफ क्या बना होता है, एक परकोटा बना हुआ होता है। तो दोहरी रक्षा प्राचीर है, उसको दोहरी रक्षा प्राचीर भी कहा जाता है, जिसकी सभ्यता के उल्लेख कहाँ पे मिले, कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति के अवशेष किस जिले में प्राप्त हुए हैं? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर या राजसमंद? तो ये उदयपुर में मिले हैं अपन को। आहड़ संस्कृति के अवशेष जो है वो आयड़ नदी के आसपास मिले हैं, जो कि कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। फिर है दो मुंह वाला चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा तथा पैन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई में मिले हैं? आहड़, कालीबंगा, बागोर या गणेश्वर? सबसे पहले तो इसका मतलब समझो कि क्या होता है। जैसे दो मुंह वाला चूल्हा, जैसे एक तरफ नहीं दोनों तरफ मुंह हो उसके, और बहुत प्रकार के बर्तन वगैरह है, ये सब मिले। तो इन चीजों से ये भी पता चलता है कि यहाँ पर क्या थी, जॉइंट फैमिली वगैरह रहती थी। तभी तो क्या है कि इतने सारे जो है वो दो दो एक साथ चूल्हे मिलना और बहुत सारे बर्तनों का मिलना, तो इसका मतलब एक फैमिली नहीं रहती थी, जॉइंट फैमिली में लोग रहा करते थे, ठीक है। तो इस तरह के अवशेष हमें कहाँ मिले? ये आहड़ सभ्यता में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? आहड़ सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी, तो तांबे, लोहा, टिन ये सब तो अयस्क के रूप में तीनों एक साथ पाए जाते हैं, तो ये तीनों ही यहाँ पर थे। लेकिन चांदी जो थी वो उससे परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। फिर है 27 नंबर क्वेश्चन है, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब हुआ था? अंतिम अभियान देखो दिसंबर 1584 में, अक्टूबर 1586 में, जनवरी 1582 में और दिसंबर 1585 में। अब देखो जब ये अंतिम अभियान हुआ था उस समय क्या करते हैं, अकबर जैसे अपने पुत्र को भेजते हैं, लेकिन उस समय क्या करते हैं महाराणा प्रताप, क्या करते हैं उसकी जो सेना होती है, सेना में से उसका जो महाराणा प्रताप के पुत्र होते हैं अमर सिंह जो होते हैं, वो क्या करते हैं उसके जहांगीर के जो होते हैं बच्चों को या उसकी औरतें जो होती हैं उनको उठाकर ले आते हैं, ठीक है। वो लास्ट था जिस समय भेजते हैं, ठीक है। तो वो उनको उठाकर ले आते हैं, उठाकर लाने के बाद क्या करते हैं महाराणा प्रताप उनको वापस जो है वो भेज देते हैं, जिसकी वजह से जो है उनके हृदय में परिवर्तन होता है कि नहीं इस तरह से हमें युद्ध नहीं करना। तो जो जहांगीर होते हैं वो मना कर देते हैं कि मैं तो अब लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। उसके बाद जो है वो ये अंतिम अभियान कहलाता है। उसके बाद जो है वो अकबर अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनको रास्ता ही चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, इसीलिए बार बार जो है महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करते हैं या इनके साथ संधि के प्रस्ताव भेजते हैं। लेकिन बाद में जो है वो अकबर अपनी जगह ही चेंज कर लेते हैं, रास्ता दूसरा अपना लेते हैं, लेकिन दोबारा से महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई भी अंतिम अभियान नहीं करते। तो ये हुआ था दिसंबर 1584 के अंदर, लास्ट अभियान था ये इनका। फिर है 28 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? शिवी, प्रागवाट, मेदपाट, उपसवी? ये सारे के सारे ही हैं जिसे मेवाड़ को प्राचीन समय में जाना जाता था, शिवी, प्रागवाट, मेदपाट। फिर 29 नंबर क्वेश्चन, प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण, प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह? तो इसका आंसर है हमारा शाहजहां। शाहजहां के समय क्या किया गया था कि प्रतापगढ़ को मेवाड़ से अलग रियासत बना दिया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष के आसपास राव चूड़ा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने किस वर्ष के आसपास राव चूड़ा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने मंडोर के किले पर अपना अधिकार कर लिया था? 1433, 1438, 1453 या 1449?
तो आंसर है हमारा 1438। 1438 के समय जो है वो राव चूड़ा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने मंडोर के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी, नसीरुद्दीन शाह, मोहम्मद खान या साहिब खान? तो ये हमारे नसीरुद्दीन शाह जो थे महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय जो है मालवा के शासक थे। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन बने थे? जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन बने थे? जयमल, पृथ्वीराज, करमचंद पवार या नासिर शाह खिलजी? तो ये थे करमचंद पवार। जीवन के प्रारंभिक दिनों में जो है महाराणा सांगा को आश्रय देने वाले थे। बाबर ने महाराणा सांगा के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में विजय के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की। बांडी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध। हमको पता है खानवा का युद्ध हुआ था ये वाला, ठीक है। बाबर और महाराणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था, जिसके बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस महाराणा के प्रयासों से 1853 में डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया था? महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भूपाल सिंह? तो ये थे महाराणा स्वरूप सिंह। तो इनको क्या किया था? किस महाराणा स्वरूप सिंह के प्रयासों से क्या गया था? डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया था। चित्तौड़ का दूसरा साका, पहला साका पद्मावती वाला था और दूसरा साका जो है वो रानी कर्मावती का था, ठीक है। तो चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 में किस राजपूत रानी के नेतृत्व में किया गया था? देखो पहला ही ऑप्शन है हमारा रानी कर्मावती। दुर्गावती है रानी अहिल्याबाई और रानी जयंताबाई, तो रानी कर्मावती जो थी ये दूसरा साका था इनका। पहला साका पद्मावती का था। अब साइंस के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मेंडल की सफलता का प्रमुख कारण? फर्स्ट है, उन्होंने संतानों का गुणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने क्रॉसों से पहले केवल एक ही लक्षण को एक बार में लिया था। उन्होंने वंशावली अभिलेख रखे थे। उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। उनकी सफलता का सबसे मुख्य कारण यही था, उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। क्यों किया था? क्योंकि मटर में क्या है, बहुत सारे जो गुण थे उनको अलग अलग गुणों पर क्या कर सकते थे, ये रिसर्च कर सकते थे। इसी वजह से इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। और गुण कितने थे? 7 गुण लिए थे जिन पर उन्होंने प्रयोग किए थे। जैसे मटर के दाने जो होते हैं वो गोल भी हो सकते हैं, ठीक है, और श्रिंक भी हो सकते हैं, छोटे भी, झुर्रीदार हो सकते हैं, कलर में भी चेंज आ सकता है, ठीक है, बोने भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने 7 गुण लिए थे इनके, ठीक है। तो 7 गुण होने के कारण इन्होंने क्या किया था? मटर के पौधे का चयन किया था, जो इनकी सफलता का प्रमुख कारण बना था। फिर देखो, मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है, ये इनकी फर्स्ट स्टेज का था, जिसके अंदर ये 2 प्लांट्स लेते हैं, टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी लेते हैं, जिससे रेशियो प्राप्त होता है हमें 3:1, ठीक है। ये मोनोहाइब्रिड अनुपात था, 3:1। ये जीनोटाइप था 9:3:3:1, और ये मोनोहाइब्रिड अनुपात था, जिसके अंदर क्या था? 3 तो लंबे मिलते हैं हमें, लेकिन शुद्ध लंबे नहीं मिलते हैं, ठीक है, और 1 हमें पूरा बोना मिलता है, ठीक है। तो वो वाला था मोनोहाइब्रिड अनुपात। F1 पीढ़ी के थे। मेंडल ने मटर के पौधों का चयन किया क्योंकि वे सस्ते थे, आसानी से उपलब्ध थे, इनमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे, इनका आर्थिक महत्व अधिक है। देखो मैंने आपको पहले बताया कि मटर के पौधे का उसने क्यों चयन किया? क्योंकि उसमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिल रहे थे, ठीक है, सस्ते थे, आसानी से उपलब्ध थे, ऐसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि ये तो वही काम करते थे जहां पर ये मटर के पौधे उगाए जाते थे। एक उद्यान में काम करते थे ना, तो वहां पर इन्होंने इसी वजह से कुछ तो वहां पर आराम से इनको मिल भी गए थे, और ठीक है, इनके अंदर लक्षण भी वही थे जो ये चाहते थे कि जिन पर ये रिसर्च कर सके। तो 47 का आंसर जो है हमारा, 38 नंबर का आंसर हमारा 3 हो जाएगा। इनमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे। देखो 39 नंबर क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो हरगोविंद खुराना और मेंडल दोनों का नाम जीन के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो जीन संश्लेषण के लिए जो है वो इनको आविष्कार के लिए जो है सम्मानित किया गया था। मेंडल द्वारा प्रतिपादित अनुवंशिकता के 3 महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं। 3 नियम है, मैंने आपको तीनों बताए हुए हैं। सबसे पहला आता है हमारा पृथक्करण का नियम आता है, जिनमें उन दोनों को पृथक कर देते हैं, फिर वो दोनों फिर अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 3:1:1 बनाए थे तो वो अलग अलग हो जाते हैं,
फिर उसके बाद फिर से वो अपना क्या दिखाते हैं, प्रभाविकता में अप्रभाविता का नियम हो जाता है। ठीक है, वो सब अपना अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। बड़ी सी टेबल मैंने आपको बनवाई थी जिसमें वाई वाई और जी जी लिए थे, तो उसके अंदर क्या था, वो राउंड भी थे और येलो कलर या ग्रीन कलर भी थे, तो वो हमारा प्रभाविकता अप्रभाविकता का नियम था। तो इसमें सबसे पहला था हमारा पृथक्करण का नियम। देखो ये फर्स्ट और सेकंड तो है ही नहीं, अब या तो थर्ड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर से देखो 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, हमारा आंसर होगा थर्ड वाला, जीन संलग्नता का नहीं था, पृथक्करण स्वतंत्र प्रयोजन और प्रभाविता अप्रभाविता का था। फिर है बारबेरा मेल्टिनॉक टॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है मटर, चावल, गेहूं या मक्का। तो मटर का तो हमें पाइसम टाइप हमें पता है कि मक्का का तो ये वाला साइंटिफिक नाम है, तो चावल और गेहूं नहीं, ये मक्का का नाम है, साइंटिफिक नेम बारबेरा मैक्लिंटॉक। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था सूटन, वाल्डेयर, हॉफमिस्टर या वैगनर, ये वाल्डेयर ने दिया था गुणसूत्र शब्द। और जीन शब्द जो है वो किसने दिया था, हरगोविंद खुराना ने दिया था, और उस पर रिसर्च करने वाले दो व्यक्ति थे, मेंडल और हरगोविंद खुराना। और इसके अलावा गुणसूत्र शब्द किसने दिया, वाल्डेयर ने दिया। 43 नंबर क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों, जेनेटिक्स जो होते हैं लक्षण, तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जियोलॉजी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी या जेनेटिक्स। जिसका हम सबको पता है कि इसको जेनेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि जीन से रिलेटेड जो है वो उनके लक्षणों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा, हमें आपको पता है कि फीमेल में XX होता है और मेल्स में क्या होता है, X और Y। अगर X और Y, फीमेल का X और मेल का Y होगा तो बालक का जन्म होगा। तो इनमें से हम देख सकते हैं पुरुष का X नहीं, पुरुष में X और वह स्त्री का X नहीं, इससे तो एक फीमेल का जन्म होगा, उसमें मेल का पूछा है। सेकंड है पुरुष का X व स्त्री का Y, स्त्री के अंदर Y होता ही नहीं है तो वैसे ही क्रॉस हो गया क्योंकि दोनों XX होते हैं। थर्ड नंबर है पुरुष का Y व स्त्री का X, हाँ ये वाला सही है, पुरुष का Y व स्त्री का Y, स्त्री का Y तो होता ही नहीं है तो ये तो दोनों वैसे ही क्रॉस है, सेकंड और फोर्थ। तो थर्ड वाला आंसर जो है हमारा सही है, क्योंकि इसमें पूछा है बालक का जन्म होगा, मेल का पूछा है इन्होंने, तो पुरुष का Y और स्त्री का X होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23, 24, 46 या 48। देखो द्विगुणित, ठीक है, दो गुना क्रोमोसोम की संख्या कौन सी होगी, वो हमारी ये पेयर्स में पूछ रहा है। ठीक है, जो पेयर में पूछेगा, एक मिनट, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, अच्छा ठीक है, सिंगल पूछ रहा है 23, 24 या 46, तो 46 है। अगर ये पेयर में पूछता है तब क्या आएगी, 23 आएगी, अदरवाइज क्या आएगी, 46 आएगी। फिर है 46 नंबर क्वेश्चन, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, गुणसूत्र के द्वारा, हार्मोन के द्वारा, रक्त के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको पता है कि गुणसूत्रों के द्वारा जो है वो माता पिता के गुण कहाँ होते हैं, माता पिता के गुण जो उनकी संतानों में ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में कार्बनिक पदार्थों का नीचे की ओर स्थानांतरण निम्न के माध्यम से होता है, रेशे, फ्लोएम, जाइलम या कास्ट। अभी तो मैंने आपको दो ही उत्तक बताए थे, एक जाइलम बताया था और एक फ्लोएम बताया था। जाइलम के द्वारा तो क्या होता है, जिससे जल का स्थानांतरण होता है। अब पौधों में खाने के लिए क्या होगा, वो कार्बनिक पदार्थ तो होते हैं जो उनके भोजन के रूप में होते हैं, तो वो कैसे स्थानांतरित, वो फल यानी कि फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा जो होता है कार्बनिक पदार्थों का जो है नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की स्थानांतरण जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर जल आ जाता तो वो कौन सा हो जाता, आंसर हमारा जाइलम हो जाता। और कार्बनिक पदार्थों के बारे में पूछ रहे हैं तो हमारा आंसर होगा सेकंड, फ्लोएम। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल पर सीधे क्रियाशील नहीं होता है, प्रेरक के रूप में कार्य करता है। देखो गतिज ऊर्जा और ये सब तो इसके अंदर आएगा नहीं प्रकाश संश्लेषण में। सबसे पहले देखो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो, रासायनिक ऊर्जा यानी कि जो भी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा स्टार्च के रूप में जो भोजन बनाते हैं वो सब क्या होती है, वो रासायनिक ऊर्जा होती है, रसायन के रूप में ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में क्या होता है, ये स्टार्च के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यानी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे CO2 और जल पर सीधे क्रियाशील नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा क्रियाशील होता है तभी तो ऑक्सीजन बनती है। तो हमारा सेकंड आंसर जो है वो सही होगा, थर्ड नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।
हरित पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान मोचित ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके भंजन से मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वसा अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या जल। हरित पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उनको कहां से मिलेगी? वो जल में घुली हुई होती है, ठीक है, जल में घुली हुई होती है, तो वो जल के भंजन से मिलती है इनको। 49 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जल। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कमल, कैक्टस, रेफ्लिसिया या सूरजमुखी। तो रेफ्लिसिया मैंने आपको क्लास में भी एक दो बार बताया कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लिसिया है। फिर देखो 51 नंबर क्वेश्चन है, पाइसम सेटाइवम वनस्पतिक नाम है? मीठा मटर, उद्यान मटर, जंगली मटर या कड़वा मटर। तो ये हमारा उद्यान मटर है, जिन पर रिसर्च की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। 52 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण में उग रहे किसी पादप का संबंध होता है क्षेत्र के अन्य पादपों से, क्षेत्र की मृदा से, उपलब्ध प्रकाश से या सभी से? सभी से होगा। पर्यावरण में जो भी पादप उगते हैं उसका संबंध सभी से होता है, ठीक है। क्षेत्र के अन्य पादपों से भी होगा, क्षेत्र की मृदा से भी होगा, क्योंकि हर एक प्लांट की को अलग अलग जो है वो मिट्टी की एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसी को अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, किसी को कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो जैसा उनको एनवायरनमेंट मिलता है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी ग्रोथ करते हैं। तो पर्यावरण में उग रहे किसी भी पादप का संबंध जो होगा उन तीनों से होगा। क्वेश्चन नंबर है 53, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सबसे ज्यादा जो है वो प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। तो देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर तो देखो हमारा ये कि प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र के अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। नीला और लाल कहते हैं, लाल तो देखो जब सूर्य उगता है, ठीक है, उस समय कैसी होती है? लालिमा होती है बहुत ज्यादा, तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है, मॉर्निंग में सबसे ज्यादा होती है ना। तो उसी समय क्या होता है, जितना लाल होता है हमारा आसमान का रंग कितना नीला हो जाता है, एकदम साफ होता है ना मौसम, तो उस समय क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। हरे या पीले क्षेत्र में नहीं, ना ही तो नीले और नारंगी क्षेत्र में होता है, ना ही बैंगनी और नारंगी क्षेत्र में होता है, तो नीले और लाल क्षेत्र में होता है। हरे को समझकर ये मत समझ लेना कि हाँ पौधे हरे होते हैं तो इस वजह से हरे रंग की जरूरत पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नीले और लाल क्षेत्र में होता है। हरा रंग तो उनके क्लोरोफिल के कारण होता है प्लांट्स के। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, केवल दिन में। अब देखो रात में कुछ एक पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर होता है, ठीक है, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है, और दिन और रात्रि दोनों में भी नहीं होते, केवल ये दिन में होता है। उनको क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सूर्य की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है, तो रात को तो कहां से लाएंगे अपने, ठीक है। तो ये क्या होता है? केवल दिन में होता है। एटीपी से अभिप्राय क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन डाइफॉस्फेट और एडेनिन टेट्राफॉस्फेट। देखो एक तो होता है एटीपी होता है और एक होता है एडीपी। एटीपी को तो कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी क्या होता है? ये ऊर्जा के रूप में जो होता है वो मुक्त होता है, जो मैंने आपको 2 साइकिल भी बताए थे, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल का, जिसके अंदर क्या है एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा बनती है, ठीक है। नॉर्मल जो क्रेब साइकिल जो होता है उससे 38 एटीपी बनते हैं और ग्लाइकोलिसिस से 2 एटीपी बनते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी उन्होंने एटीपी की, तो वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और अगर एडीपी आ जाती तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होगा, ठीक है। ये जो सेकंड वाला है ना, थर्ड वाला जो है ये एडेनिन डाइफॉस्फेट, तो एडीपी का है, और ऊपर वाला है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 55 का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीश्वसन जब होता है यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जो होता है उस समय लास्ट में क्या बनता है? लास्ट में देखो CO2 तथा जल, ऑक्सीजन तथा जल, CO2 तथा ऑक्सीजन और इथाइल अल्कोहल। तो अगर ऑक्सीश्वसन होगा तो हमने क्या ली है? ऑक्सीजन ली है, ऑक्सीजन हमने ग्रहण कर ली, लेकिन उसके बाद बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनता है ना, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और जल क्या है? अंदर मिक्स हो जाता है बॉडी में, ठीक है। तो CO2 और जल जो होते हैं वो अंतिम उत्पाद बनते हैं ऑक्सीश्वसन में। और अनॉक्सीश्वसन में क्या होगा? O2 बनेगा। अनॉक्सीश्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होगा? अनॉक्सीश्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो 57 का हो जाएगा 2, इथाइल एल्कोहल। लास्ट में जो है वो इथाइल एल्कोहल बन जाता है। फिफ्टी 58 नंबर क्वेश्चन है, जैसे ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से युग्म के सादृश्य संबंध को नहीं दर्शाता। जैसे
पहला है जैसे मनोविज्ञान, शब्द जो है वो मन को दर्शाता है, हाँ मनोविज्ञान मन से ही संबंधित होती है। शरीर रचना विज्ञान, ये भी शरीर से संबंधित होती है। दर्शन और भाषा, पुरातत्व और विज्ञान, हाँ पुरातत्व पूरा विषय से, लेकिन दर्शन जो होता है ना दर्शन शास्त्र से संबंधित होता है, इसे कहते हैं फिलॉसफी। ठीक है, दर्शन क्या होती है, फिलॉसफी होती है, इसमें तर्क वर्क और ये सब चलते हैं। ठीक है, तो भाषा का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है, भाषा अलग चीज होती है, तो ये अलग हो जाएगा सी। ठीक है, तो 58 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है एक कोड भाषा में से PULTANOP का अर्थ क्या है, फ्रूट इज गुड। NOPKOTIR का अर्थ है जैसे ट्री इज टेल। तो इनमें इनके अंदर कैसे करते हैं, जैसे पहले एक तरफ एक लाइन में ये लिख लो और एक लाइन में इसका जो अर्थ दे रखा है वो लिख लो, और फिर जो उसने पूछा है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर निकलता है। ठीक है, तो 59 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, TA जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी फ्रूट का अर्थ हमारा TA आएगा। फिर है एक कोड भाषा में 24631 लिखा जाता है GREAT के लिए, उसी तरह से 5897 लिखा जाता है MON के लिए। तो इसी कोड भाषा में 84712 किसके लिए लिखा जाएगा, तो इसमें भी इसी तरह से है कि आप ग्रेड लिखो और ग्रेड के नीचे जो इन वर्ड्स को लिख दो कि G को इसने 2 लिखा है, R को इसने 4 लिखा है। इसी तरह से जैसे ये पूछ रहा है कि 84712 को कैसे लिखेंगे, इसमें 8 के लिए इसने किस शब्द का प्रयोग किया, देखो 8 के लिए 8 इसमें भी नहीं है, इसमें है 8, तो 8 को इसे O को 8 लिखा है। ठीक है, तो आप इसमें ढूंढ सकते हो कौन सा होगा, तो इसी अकॉर्डिंग जो सी नंबर जो है हमारा आंसर आ जाएगा इसके अंदर। अगर आप पूरा फाइंड आउट करोगे ना तो ये आंसर आ जाएगा ORKTG। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है चलचित्र दर्शक गण गिरिजा घर। चलचित्र जो है, चलचित्र यानी कि सिनेमा, उसको देखने के लिए कौन जाते हैं, दर्शक गण होते हैं उसको देखने के लिए। तो गिरिजा घर में कौन होते हैं, प्रार्थना, मानव चिंतन, एकांत या भक्त मंडली, तो भक्त मंडली होती है। क्रिया प्रतिक्रिया है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। उद्दीपन अनुक्रिया, ये दोनों एक ही चीज हो गई है, ये विलोम नहीं है एक दूसरे के। पुस्तक और आवरण, ये भी दोनों विलोम नहीं है। गोलीकांड और दौड़, ये भी दोनों अलग अलग शब्द हैं। जन्म और मृत्यु, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी, 62 का आंसर है डी। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है जावेद के भाई की बहन के पिता का भाई करीम है और करीम की लड़की डॉली है। जावेद डॉली से किस तरह से संबंधित है, तो 63 का आंसर है हमारा बी, चचेरा भाई होगा। फिर नेक्स्ट है कथन, भारत में अनेक टीवी चैनल हैं, भारत में एक्स चैनल को सबसे अधिक दर्शक देखते हैं। ठीक है, ये दो कथन दिए हुए हैं, अनुमान लगाए गए हैं कि सभी लोग टीवी नहीं देखते। भारतीय अन्य चैनल की अपेक्षा एक्स चैनल को अधिक पसंद करते हैं। और सी है इसका, भारत में टीवी चैनलों की संख्या पर्याप्त है, विश्व के लोग एक्स चैनल देखते हैं। देखो विश्व के लोग के बारे में तो उन्होंने बताया ही नहीं है, इन्होंने तो भारत के बारे में बात करी, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और भारत में टीवी चैनलों की संख्या पर्याप्त है, कहाँ पर्याप्त है, दुनिया भर के चैनल है, कोई पर्याप्त नहीं है, बहुत सारी है, तो पर्याप्त तो है ही नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद देखो सॉरी ये देखो, भारतीय अन्य चैनलों की अपेक्षा एक्स चैनल को अधिक पसंद, ये हमारे कथन से मिलता जुलता है कि भारत में एक्स चैनल को अधिक दर्शक देखते हैं। हाँ, हो सकता है कि भारतीय अन्य चैनलों की अपेक्षा जो है वो एक्स चैनल को जो है वो अधिक पसंद करते हैं, सभी लोग टीवी नहीं देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, जो लोग कार अथवा मकान के स्वामी हैं उन्हें आयकर अवश्य देना होगा, यानी कि या तो जिसके पास कार हो या घर हो, दोनों में से अगर एक चीज भी है तो उसको आयकर देना अवश्य होगा। सुनीता का अपना मकान है, सुनीता का अपना मकान है। फिर अनुमान है जिनके अकॉर्डिंग जिनके पास अपनी कार है उनके पास अपने मकान है, सुनीता को आयकर देना होगा। थर्ड है वे सभी लोग जो आयकर देते हैं वे अपनी कार के स्वामी हैं, जो लोग आयकर नहीं देते हैं वे किसी वस्तु के स्वामी नहीं है, तो इसका आंसर है हमारा बी, सुनीता को आयकर देना होगा। 68 नंबर है, कौन सा वेन आरेख शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों को सही प्रकार से दर्शाता है, तो इसका आंसर है हमारा डी। 67 में है, इसमें लुप्त पद ढूंढना है, तो 67 में देखो इसका आंसर आएगा हमारा 3 आएगा। 3 कैसे आएगा, इन तीनों को प्लस करना है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको 16 में से माइनस करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, इन तीनों को प्लस करने पर 15 होगा और 15 को 16 में से माइनस करोगे तो 1 आएगा। इसी तरह से इन तीनों को प्लस करना है और 20 में से माइनस करना है। यहाँ भी यही होगा, 5, 4, 6 को प्लस करोगे और 18 में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 3।
फिर इसके बाद 68 आंसर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था 13 और 7 को, तो 2 2 1 आएगा। 12 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 8 आएगा, और 13 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा हमारा 2 3 4। फिर है 69 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है हमारा 69 का ए, 21 है इसका आंसर। और फिर इसके बाद 70 है, 70 में भी लुप्त पद ढूंढना है, तो इसका आंसर है हमारा सी 48। और 71 का है, जैसे ये LAUGHTER लिखा है, तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो इनमें से नहीं बन सकता, कोई ना कोई अक्षर जो है इनमें से इनमें मिस होगा या कोई अलग से जुड़ा हुआ होगा, तो वो हमारा अलग हो जाएगा। तो 71 का आंसर होगा हमारा गेम, क्योंकि एम देखो एम उसके अंदर नहीं है, बाकी सब वर्ड है लेकिन एम नहीं है, तो इसी वजह से अलग हो गया है। इसी तरह से है कैटेगराइजेशंस लिखा हुआ है 72 में, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नेगेटिव। एन नहीं है देखो उसके अंदर, तो एन ही पहला वर्ड ही ऐसा है जो उसके अंदर नहीं है। फिर इसके बाद निम्न संख्याओं की श्रृंखला में से कितने अंक 4 के ऐसे हैं जिनके आगे 5 आता हो परंतु उनके पहले अंक 6 न आता हो, आगे 5 आता हो लेकिन 6 नहीं आता हो। तो 73 का आंसर हो जाएगा हमारा डी 2। अभी देखो इसको इक्वेशन को चेंज करना पड़ता है इसके अंदर से, तो इसको आंसर चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो भी इसने इक्वेशन दी है उसके अंदर से माइनस को इसने क्या कहा है कि भाग जो है, माइनस का अर्थ है जोड़ना, माइनस को यहाँ पर क्या कर देना है प्लस कर देना है, तो उस इक्वेशन को पूरा चेंज करके यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 74 का आंसर आ जाएगा हमारा डी 22। लास्ट क्वेश्चन है, 51 विद्यार्थियों की एक कक्षा में हरीश का स्थान 21वां है, तो अंत में उसका स्थान कौन सा होगा। तो ये आंसर निकालने के लिए जो है वो 51 को 21 में से माइनस करेंगे और 1 प्लस कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 75 का डी 31।